ठीक है, आगे सारे लिखिए भाई। फॉलोइंग आर द एजम्पशंस। अब हम एवरेज केस एनालिसिस की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द assumptions that should be considered for the analysis under average case. एवरेज केस एनालिसिस। गौरव शर्मा, बेसिक फंडा क्लियर है? चलो, तो ये पॉइंट्स आप पहले नोट कीजिए कि एवरेज केस करते इसमें आपको कुछ एजम्पशन से एज्यूम करना पड़ेगा। वो क्या क्या भाई? पहली एजम्पशन वन में क्या एज्यूम करेंगे भाई? आपको एलिमेंट का मिलना और नहीं मिलना, वो दो केस बनती है। तो आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि एलिमेंट के मिलने की जो चांस है वो क्या है? पी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, लिखिए एजम्पशन फर्स्ट। P is the probability of probability of successful search. सक्सेसफुल सर्च। और जब P इसकी और P की वैल्यू क्या होगा भाई? वेयर P क्या होगा? P will lie in between 0 to 1। ये क्लियर है ना? अरे प्रोबेबिलिटी पता है ना भाई, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अरे बोलो। एजम्पशन नंबर 2। एज्यूम एलिमेंट इज, एज्यूम तो हम लिख दिए इसमें, एलिमेंट इज फाउंड एट ith place in the list where I may be 1 2 3 up to n में से कुछ भी हो सकती है। एज्यूम कर ली कि एलिमेंट आपकी ith प्लेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आपकी जो एजम्पशन में हम यहीं पे डाल सकते हैं, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब फेलियर क्या होगा भाई? फेलियर को हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल सर्च, तो आपकी अनसक्सेसफुल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च क्या होगी? दैट विल बी 1 माइनस P। यहां तक क्लियर? अब हम बात करेंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो K है, मतलब एलिमेंट K दैट इज टू बी सर्च्ड, वो आपकी आउट ऑफ n एलिमेंट्स यदि हम बात करें तो वो क्या होगा भाई? क्या होगा? एजम्पशन नंबर 4, ये आपकी बेस्ड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी मिलने का P है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आउट ऑफ n एलिमेंट्स पे क्या होगा। तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट K जिसको सर्च करना था, दैट इज टू बी सर्च्ड, that is to be searched out of n elements will be given by P by n,
समझ आए? ये 4 एजम्पशन आपको लेके चलना है। समझ आया भाई? अब हम स्टार्ट करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। एवरेज केस आप लोग को अच्छा शायद याद नहीं है तुम लोग को, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा अभी तो पढ़ाए थे एक्सपेक्टेशन, यहां भी तो पढ़ाए मैथ्स में। अरे यहां जो स्टार्ट किए थे मैथ्स वाला जो पोर्शन था उसके अंदर एक्सपेक्टेशन कुछ याद है? नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, चलो देखो फिर से थोड़ा सा हटा दे इसको। हाँ सर हटा दो। अब देखो हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो मैथमेटिकल जो पोर्शन जो हम लोग टच कर रहे थे, लॉगरिथम, एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन भी आपको बताए थे, इसीलिए कि यहाँ पे इसकी जरूरत है। अब बताना एक्सपेक्टेशन में हम लोग क्या करते थे। एक एग्जांपल भी तुम लोग को दिए थे कि एक डाइस है उसको थ्रो कर दिए, ठीक है? तो यस थ्रो सर करने याद आ के गया। बाद उसकी किस प्लेस पे प्रेजेंस है? प्रेजेंस एट द फर्स्ट प्लेस, मतलब उसमें रैंडम वैल्यूज क्या क्या आपको मिला था? एक्स आपको मिला था 1 2 3 4 अप टू 6 मिला था, याद है? प्रोबेबिलिटी यस हम सर। लोग एज्यूम, पी इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। तो क्या करते थे हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए, ई ऑफ एक्स निकालने के लिए करते थे 1 इंटू क्या लिखते थे हम लोग? 1/6 प्लस प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस, ठीक है? इस तरीके से लिखते थे, याद है? यस सर। अरे याद है? याद नहीं है? सर कराया था, नोट डाउन नहीं किया सर। लिखिए, यहाँ पे लिखिए, फिर समझ आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज केस के अंदर यहाँ पे नाउ एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी will be calculated on the basis of on the basis of on the basis of on the basis of finding on the basis of finding an element that is to be searched at all different locations as well as unsuccessful cases at all means possible locations, at all possible locations that can be this can be represented it can be represented through the expectation as follows. Expectation of random variable as follows. इन दोनों को हम एक साथ इंक्लूड करेंगे, मिलने का और नहीं मिलने का। तो बताइए क्या बनेगा भाई? एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी विल बी गिवन बाय, बताइए क्या होगा भाई? पहली प्लेस पे एलिमेंट का मिलना, बताइए क्या होगा? पहली प्लेस पे एलिमेंट का मिलना का मतलब p/n। सेकेंड प्लेस पे मिलना क्या होगा? p/n। थर्ड प्लेस पे मिलना 3 इंटू p/n।
और ये चलते रहेगा, कहां तक चलेगा, तो n इंटू पी बाई एन तक चलेगा। nth प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे सक्सेसफुल होना, सेकेंड पे होना, थर्ड पे होना, फोर्थ पे होना, nth पे होना, ये था सक्सेसफुल होने के सारे चांसेस को इंक्लूड किए इन टर्म्स ऑफ रैंडम एक्सपेक्टेशन। और प्लस अब हम बात करेंगे कि प्लस ये थी सक्सेस की बात की हम लोग एक्सपेक्टेशन को लेके, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के हिसाब से फॉर ईच एंड एट ईच एंड एवरी डिफरेंट लोकेशंस दैट वाज पॉसिबल इन द लिस्ट। टोटल n प्लेसेस था, n प्लेसेस के रिस्पेक्ट में। अब बात करेंगे नहीं मिलने का, पहली प्लेस पे नहीं मिलने का। नहीं मिलने का क्या था भाई, पहली प्लेस पे नहीं मिलने का क्या था, 1 माइनस पी। 1 माइनस पी। सेकेंड प्लेस पे 1 माइनस पी, थर्ड प्लेस पे 1 माइनस पी, फोर्थ प्लेस पे 1 माइनस पी, सो nth प्लेस पे 1 माइनस पी प्लस 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 अप टू n टाइम्स। तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस पी इंटू n। अरे आया समझ में? यस सर। यस हम इस पार्ट में होल में यहां तक में यदि हम लोग कॉमन ले लें p बाई एन को, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, और प्लस दिस इज 1 माइनस p इंटू n। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा p बाई एन इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 माइनस p इंटू n। ये हो गया तुम्हारा n कैंसिल्ड आउट, क्या बना p इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 माइनस p इंटू n। समझ आया? यही हो गया यस सर। एवरेज केस हम जो निकाले, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ये निकला। यहाँ पे आपको बिग ओ के टर्म्स में नोटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, बिग ओ और उन सारे के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जब लोकेशन की बात किए जहां पे पी की वैल्यू यदि फिक्स हो जाए, यदि पी की वैल्यू फिक्स कर देंगे फिर हम इसको बिग ओ में रिप्रेजेंट कर देंगे। जब तक हम इसको पी के टर्म्स में छोड़ दिए तब तक इसको एज इट इज सेम। ये हो गया डन। और ज्यादा किसी को कोई बोले बिग ओ में ही रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, बिग ओ के साथ पूरी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे विदाउट चेंजिंग, विदाउट टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ पी। बस ये कैलकुलेशन आपको दिखाना है। तो इसके अंदर हम लोग क्या किए, सक्सेस होने का हर एक प्लेस पे देखे और नहीं होने का दोनों को जब इंक्लूड कर लिए तो ये रिप्रेजेंट करने लगा एवरेज केस। एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में जनरली इसका चांस नहीं होता, लेकिन यदि आए तो ये थ्योरी के फॉर्म में आ सकता है, तो थ्योरी लिखेंगे और इसके पर इन सारे बातों को लिख के एक एग्जांपल लेके दिखा देंगे। अरे आया समझ में? यस सर। हाँ हाँ सर, ये सर मैं मेरा सर थोड़ा बीच में छूट गया था, वो डिलीवरी गाय आ गया था ना सर, इससे पहले जो लिखाया था सर, मैं देख लूंगा उसे, कोई नहीं। एवरेज केस में फर्स्ट प्लेस पे मिलने का, सेकेंड प्लेस पे मिलने की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम कर रहे हैं भाई, जो एक्सपेक्टेशन पढ़े थे फर्स्ट प्लेस पे मिलने का प्लेस इनटू द ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बात करते हैं, आउट ऑफ n एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में वो लिए। सेकेंड प्लेस पे मिलने का, थर्ड प्लेस पे मिलने का, nth प्लेस पे मिलने का। और नहीं मिलने का क्या था, फर्स्ट पे नहीं मिलने का 1 माइनस पी, सेकेंड पे 1 माइनस पी, 1 माइनस पी ऐड करेंगे फॉर n टाइम्स, तो डायरेक्ट लिख दिए 1 माइनस पी इंटू एन। इसमें से पी बाई एन को बाहर निकाल दे 1 टू एन, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 करके और इसको इक्वेशन बना ली। ये बना एवरेज केस। अच्छा सर। सर एक मिनट, ये कैसे आया सर n+1/2 वाला? ये तो फॉर्मूला होता है 1 टू एन के लिए। ओके सर। गौरव शर्मा समझ आया? क्या नहीं समझ आया? अच्छा आ गया। नेगी? यस सर, क्लियर है। अजय? क्लियर है सर। ऋतिक का तो पहले क्लियर होके बैठा हुआ है वो। क्लियर है ना यस सर, ऋतिक? क्लियर है। अच्छा ठीक है।
अच्छा, एक आध बार तुम्हारे में एमोटाइज्ड केस को लिखा दें क्या? एमोटाइज्ड एनालिसिस, वो 4 लाइन की डेफिनेशन है बस, और कुछ नहीं है। वो लिखवा दें, कभी कुछ आ जाए शॉर्ट नोट्स में तो। वैसे तुम अपने में चेक करोगे तो तुम्हारे में नहीं मिलेगा ये, लेकिन एमसीएमसी में एक आध बार आया शॉर्ट नोट्स, इसके पर आ जाता है। और इसके पर कोई मतलब कैलकुलेशन नहीं होता है। कोई जो लिखना चाहते हो तो ये 4 लाइन लिख लो, जो आपका बेस्ट केस नहीं कर पाया, वर्स्ट केस नहीं कर पाया, एवरेज केस नहीं कर पाया, तो वैसे केस में हम लोग एमोटाइज केस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एमोटाइज केस जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे हम बात करें, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे भाई? बेस्ट केस, वर्स्ट केस, रैंडम वेरिएबल जो मिस अकरेंसेस थे, उसकी बात, जो कि बेस्ट केस वर्स्ट केस कंसिडरेशन में नहीं लाता था। हम बात करें कि एलिमेंट आपकी कहां पे लोकेटेड है, इसकी बात नहीं करता था। तो इन सारे को कंसिडर करने के लिए हम लोग एवरेज केस को लेके आए। एमोटाइज केस के अंदर जो बेस्ट केस वर्स्ट केस मतलब रियल जो बिहेवियर है, उन सारे के बाद कुछ फैक्ट जो कि ये इंक्लूड नहीं कर पाया। लाइक हम बात करें, आपके पास यदि बहुत सारे मॉड्यूल्स है, प्रोग्राम की मॉड्यूल है, ठीक है, प्रोग्राम मॉड्यूल है आपके पास, 2 3 4 मॉड्यूल है, और एक आपकी प्रोग्राम जो इन सारे मॉड्यूल को इंक्लूड करने के बाद, इंटीग्रेशन के बाद एक प्रोग्राम आपका बन गया पी। ये आपका P1 है, P2 है, P3 है, 3 आपकी मॉड्यूल बेस्ड में प्रोग्राम्स हैं। इन तीनों को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअल प्रोग्राम आपका बनेगा। अब ये हम बात करें कि कुछ इसकी रिलेशन इसके ऊपर है और कुछ इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, तो इन सारे डिपेंडेंसीज को कंसीडर करने के लिए ना तो बेस्ट केस कर पाया, ना वर्स्ट केस कर पाया, ना एवरेज केस कर पाया। तो इन सारे डिपेंडेंसीज को चेक करने के लिए, डिपेंडेंसीज को कंसीडर करने के लिए कि मींस की इसकी जो डिपेंडेंसीज है, तो कितनी डिपेंडेंसीज है, कितनी इंस्ट्रक्शंस की डिपेंडेंसी है, क्या इसमें मॉड्यूल को आप रन कर पाएंगे, क्या इस मॉड्यूल को आप में से परफॉर्म कर पाएंगे, मींस इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस टू मॉड्यूल्स और नॉट। तो यदि इसकी डिपेंडेंसी है तो कितनी डिपेंडेंसीज है, तो इन सारे को हम लोग जो कंसीडर करते हैं कोहेशन कपलिंग को ध्यान में रखते हुए, तो ये बन जाता है। इन सारे बातों को हम कंसीडर कर सकते हैं कहां पे? एमोटाइज केस के अंदर, जो कि बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस के अंदर नहीं आ पाया है। मेनली इसके अंदर डिपेंडेंसीज की बात करते हैं, इंटरेक्शंस अमंग ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोग्राम, उसके बीच क्या इंटरेक्शंस है उसको भी ध्यान रखते हुए उसको भी हम एनालाइज करें, तो अपने एनालिसिस में उस फैक्टर को भी इंक्लूड करने के लिए जो एनालिसिस आया, दैट इज कॉल्ड एमोटाइज केस एनालिसिस। यही बात लिखना है, लिख लें हम लोग, लिखिए। एमोटाइज केस एनालिसिस, इसके अंदर हम लोग स्टार्ट वहीं से करते हैं, कहां पे भाई? बेस्ट केस वर्स्ट केस सुटेबल नहीं हुआ कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपकी जो सारा आइडिया आपको नहीं दे पाया, तो हम लोग उसको लेके आए, एवरेज केस को लेके आए, ठीक है, और एवरेज केस से भी जो नहीं मिला तो हम एमोटाइज केस की बात करने लगे। तो आप लिखेंगे सेम वैसे लिखिए, समटाइम्स बेस्ट केस worst case and average case analysis, average case analysis remain unable to the complete information about the behavior of the algorithm,
behavior of the algorithm. Like interactions, interactions among the modules, dependencies of one module on another module all these informations may be assumed to be taken under consideration under the amortized case. Amortized case analysis. बस ये 2-3-4 लाइन लिखना, बस मेन आपको दिखाना है इसमें इंटरेक्शंस और डिपेंडेंसीज, ये दो चीज आपका बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। और दूसरा हम जब बेस्ट और वर्स्ट की बात आए, एवरेज केस के अंदर क्या हो गया भाई, रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन और इसके अपना डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने लगे, तो उन सारे को हम जनरली कॉम्प्लेक्सिटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जब एवरेज केस यूज करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड हो गया, प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन को यूज में ले आएगा। तो यहाँ पे उन सारे के लाने से जो कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा जो मेरा बढ़ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि और मुझे कुछ चीजें लाइक इंटरेक्शंस और आपके डिपेंडेंसीज, ये सारा कुछ इन तीनों के अंदर था ही नहीं, कंसिडरेशन में था ही नहीं। तो इन तीनों में से इन सारे फैक्ट को भी हम लोग कंसिडरेशन में लाएं तो ये पॉसिबल हो पाएगा। एमोर्टाइज्ड केस एनालिसिस के अंदर हम लोग कंसिडरेशन में लाते हैं। समझ आया? इतना कहीं कुछ आ जाए तो आपको लिखना है। आया समझ में? अब हम बात करेंगे, अब सारी टॉपिक आएगा थोड़ा डिफरेंट, सब कुछ इन सारे से भी एनालिसिस पार्ट के से अलग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो सारा तुमको आएगा। ऑप्टिमिलिटी प्रिंसिपल्स वो सारा आएगा, नैपसैक प्रॉब्लम वो सारा आएगा, ग्रीडी एल्गोरिथम्स वो सारा आएगा इसके पर बेस्ड, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेगा क्वेश्चंस। ये सारा तो आए नहीं आए, एनालिसिस की हम बात कर रहे थे। अब जो आएगा उन सारे पे ध्यान रखना, यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो उन सारे में समझना भी आसान है, समझ के और डन कर सकते हैं। ये सारे पार्ट में तो बहुत सारे लोग बस वो थ्योरी लिख दिए तो लिख दिए, कर नहीं पाते। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, पूरी एनालिसिस में से एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही। जनरली क्वेश्चन पेपर एक बार देखना है, सबको स्टार्ट कर देना देखने। हम जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, हम एक दिन क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और एक दिन में सारा डन हो जाएगा, सब कुछ डन। एक क्लास से ज्यादा नहीं लगता पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने में। कंप्लीट को देखेंगे 5 से 10 साल मैक्सिमम लगेगा, 1 से 2 क्लास मैक्सिमम चला जाए तो चला जाए, 1 से 2 क्लास। समझ गए? तो अब टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, वो सारी ऑप्टिमिलिटी प्रिंसिपल्स और वो सारा जो भी है ग्रेडिबिलिटी सारा जो भी है, उन सारे को अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। अब तुम्हारा लगेगा, एज्यूम कर लो कि लगभग
अभी 20 दिन और, 15 से 20 दिन और, ठीक है। 15-20 दिन में डन कर देंगे हम 25 के पहले। टाइम हो सकता है ये आपका और करते हैं 5 बजे, 5 से 6:30 7। सर इसके आगे है ना, जनवरी में तो नहीं लेके जाना है। सर बोलो। डेट वही वाली सर, अभी कंप्लीट वो कंफर्म होगी या फिर अभी बढ़ सकती है, लाइक बढ़ेगा नहीं, हफ्ते कुछ उसमें कुछ उसमें कुछ उसमें डेट्स ना पेपर का आपस में चेंजेस हुआ है, वो उसको देख लेना एक बार। अच्छा ठीक है कुछ भैया उसमें फिर। dates है, 1 2 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का आगे पीछे हुआ है डेट्स, टाइम। डेट ठीक वही है है। ये एक चल रहा है अभी इग्नू में, ये चल रहा है कि बच्चे लोग धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए थे मैदानगढ़ी, तो ये लोग मीटिंग सीटिंग अभी कर रहे हैं। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि जब क्लास ऑफलाइन नहीं तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों। हाँ सर। यस सर। तो ये बच्चे लोग कर रहे हैं कि जब क्लास ऑनलाइन तो एग्जाम भी ऑनलाइन कराओ। तो एग्जाम ऑनलाइन के लिए लोग प्रेशर डाले हुए हैं, लेकिन इतने सही कम बात है दिन सर। में। अभी ड्यू के भी तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं सर। ड्यू क्या इग्नू से बड़ी है मेरे ख्याल, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो। नहीं भाई ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत उसका तो 1% भी नहीं यार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन सिस्टम को स्टार्ट करने वाला इग्नू ही तो है। इग्नू के पास ही ना परमिशन था पहले, अब हटा दिया ना वो डेक, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इग्नू की बॉडी थी, वो अब दे दिया यूजीसी को दे दिया। नहीं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी को ओपन मोड यदि स्टार्ट करना है पहले इग्नू से परमिशन लेना पड़ता था। बिना इग्नू के परमिशन का वो स्टार्ट कर ही नहीं सकता है। इग्नू रूल इग्नू पढ़ाएगी तभी आप स्टार्ट कर। डीयू का ओपन इग्नू का ही स्टार्ट करवाया हुआ है, इग्नू के परमिशन से स्टार्ट हुआ है। ओपन सिस्टम की पूरी जो ऑथराइजेशन है वो आपकी पार्लियामेंट एक्ट के अंदर वो पूरी पूरी इग्नू को दिया गया है, कोई और यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं कर सकती है। बाद में फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग बन गया, डीईसी बना दिया, डेक डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बना दिया, जो इग्नू की पार्ट थी, इग्नू के कैंपस में हुआ करता था वो काउंसिल। अब अभी जाके 2-3 साल पहले वो क्या किया कि काउंसिल को हटा दिया कि बहुत ज्यादा प्रेशर है इग्नू के ऊपर, सारा काम इग्नू नहीं देख सकती, तो उसको दे दिया यूजीसी को देखने के लिए। तो यूजीसी के अंदर अब चला गया, वहां से हट गया इग्नू से, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। नहीं तो ओपन सिस्टम जो भी था कोई भी स्टार्ट करेगा इग्नू के परमिशन से स्टार्ट होगा, नहीं तो होता ही नहीं। अब तो डीसी जो है यूजीसी की बट पार्ट सर है, वहां से। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन करवाया तो इग्नू को भी ऑनलाइन ही करवाना चाहिए। अरे तो भाई डीयू के अंदर तो दिल्ली में है ना, वो सीमित दिल्ली में है, और ये है तुम्हारा रूरल एरिया में भी है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, क्या करेंगे वो बच्चे, नहीं एग्जाम सर, नहीं देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऑल ओवर इंडिया से पढ़ते हैं बच्चे। ओपन वाले ना, ओपन रेगुलर भी। नहीं यार, ऑल ओवर इंडिया कहाँ पढ़ते हैं। डीयू का सर मेरे DU का कितने काफी दोस्त हैं सर, वो पढ़ते हैं, वो कहीं कहाँ से है, कोई कहाँ से है। अरे कोई कहाँ से है, बट वो दिल्ली आके ही पढ़ेगा ना। उसके लिए सारी जो बिल्कुल। कॉलेज कहीं बाहर है क्या, कोई सिस्टम बाहर है क्या डीयू का। नहीं नहीं, अच्छा उस वे में कह रहे हो तो दिल्ली, हाँ दिल्ली में ही है कॉलेजेस तो। बंदा तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन वो आके दिल्ली में ही पढ़ाएगा। फिजिकल क्लास होगा तो कहाँ होगा उसका, बिहार में हो सकता है क्या, नहीं नहीं हो सर, सकता। नहीं सर। नो सर। तो फिर वही तो बताया, बट में इग्नू का तो हर एक कॉर्नर ऑफ इंडिया के बाहर भी है, इंडिया के अंदर भी है, रूरल जो एरियाज है वहां भी है। तो ये एक बहुत बड़ी बैरियर है ना इग्नू के लिए। ऑनलाइन वहां पे वहां तक बच्चों को वो एग्जाम कंडक्ट कराना है, पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके बारे मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं इग्नू वाले, लेकिन शायद इस बार तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये लोग कर रहे हैं कि पहले से प्री प्लान बना के कुछ ऐसी स्कीम बनाएंगे ये लोग, जो बच्चे वो सारे भी कैसे अब लिंकअप करेंगे, वो सारे चल रहा है, मीटिंग सीटिंग चल रहा है, देखो क्या होता है। लेकिन सर ये लैब तो मतलब वाइवा टाइप से होगा मेरे हिसाब से, पहले की तरह नहीं सर। मतलब और जो लैब लैब तो होने वैसे, हैं हाँ भाईवा होगा, बस भाईवा, और ठीक। कुछ नहीं हो सकता। यस। अभी तो देखो ना, अभी थर्ड वेव आएगा तो फिर एग्जाम का भी क्या होगा पता नहीं।
एग्जाम भी अब क्या करेगा इग्नू वाले पता नहीं। यस सर। अभी ये पता चलेगा 10-15 दिनों में, इस मंथ लास्ट होते होते कुछ डेट हो सकता है कि कहीं ज्यादा यदि हो गया, थर्ड वेव का चक्कर आ गया ज्यादा, यस तब सर। फिर तो हो सकता है कि एक आध महीना और एक्सटेंड कर दे, ये जनवरी को फरवरी मार्च कर दे। यदि थर्ड वेव का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट रहा तो, नहीं रहा तब तो वैसे ही चलेगा, थोड़ा बहुत रहेगा वो तो चलेगा वैसे ही, उसको लेके कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास परसों? हाँ नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को। ठीक है सर। ओके सर। चलो ओके। कल है तुम्हारी एसटी का क्लास 12 बजे। यस सर। यस तो सर। अब रेगुलर ही है ना सर, सैटरडे संडे भी होगी उसी सेम क्लास? हाँ एसटी क्लास रेगुलर है, सैटरडे संडे भी है। और तुम लोग बहुत ज्यादा अभी तक बच्चे बता रहे थे, अभिषेक बता रहा था बहुत कम हुआ है पढ़ाई, अभी तक मीन मीडियन हुआ है यार 4 क्लास तक, तो तुम्हारा हमको लगता है 10-15% में ही कोर्स खत्म, कहाँ टाइम ही खत्म हो जाएगा। सर वो यस सर। सर सर वो एक्चुअली ना सर क्वेश्चन दिए थे ना सर ने। क्लास में ही क्वेश्चन करवा देते हैं, दिक्कत करवाते हैं, और फिर उसी में बच्चे इतना वो है नहीं एक्टिव कि कैलकुलेशन वो में करते प्रॉब्लम जाए आती है। करते जाए करके। अरे तो हाँ भाई देखो देखो यार, तुम लोग सर हम बुक। एसटी में क्या करते थे, तुम लोग को ये थोड़ा तुम लोग को ट्रिक सब सारा पता है भाई, तो कैसे क्लास को बेटर यूटिलाइजेशन में कन्वर्ट करना ये पता नहीं है। हम तुमको क्या सर करते थे एनटी में पता है, अब तुमको हम यदि उस प्रॉब्लम को यदि एनटी में हम बोलते कि क्लास में करो तो क्या होता, बोलो क्या होता? सर अभी तो आधा नहीं पहुंचा होता फिर। आधा। अब बताओ तो एनटी में भी तो टाइम बहुत लगता है। हम तुमको एक बिल्कुल। प्रॉब्लम करके दिखाने के बाद तुमको हम क्या बोलते थे कि सारे घर पे प्रॉब्लम करना। बना के आओ, पूरी क्वेश्चन पेपर यस। बना के आओ। तो उससे उससे अपना फायदा क्या, जैसे देखो अब सर को तुम लोग ये बोलो कि जैसे प्रॉब्लम देंगे ना तो अपना ये बोलो कि प्रॉब्लम आप सर दे दिए, अब इसको हम लोग सारे घर पे बनाएंगे। घर पे 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए बोलो कि आप हमें बता दीजिए क्या क्या बनाना है। एक और दूसरा, बिल्कुल। तुम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, बुक से सारी प्रॉब्लम को साथ साथ बनाना है, और मुझे साथ में सर मुझे क्वेश्चन पेपर भी बनाना है। तो तुमको बना के और नेक्स्ट डे आके आपस में मैचिंग कर लो, किसका मैच हुआ, सर तुमको बता देंगे आंसर ये होना चाहिए, आंसर यस बता सर। दिए, क्वेश्चन बता दिए, ठीक है वो बता सर दिए। तुम लोग घर पे वो टाइम, अब जब क्लास भाई नेटवर्क को ऑन करके और सॉल्व कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये तो तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो ना फिर, यस सर। सर मतलब को कि गाइड टीचर का कर आप। टाइम खराब कर रहे हो। टीचर तो अपना काउंटिंग कर रहा है, टीचर बोला कि हम तो 4 क्लास ले लिए, 8 घंटे की क्लास दे दी। अभिषेक बोला कि अभी तो बस वही यार मीन और मीडियम तुमको हम पढ़ाएंगे, मुश्किल से टाइम लगेगा 1 घंटा मीन और मीडियम। यस सर। तो 1 सर घंटा आप तुम गाइड लोग 8 करेंगे। घंटा है यार, 8 घंटा का मतलब होता है भाई, हम तो यार सुन के बिल्कुल सर। परेशान हो गए कि क्या होगा इसका मतलब। एसटी का कोर्स तुम्हारा हमें लगता है 25% भी नहीं होगा, 20, अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सर नहीं गाइड हो कर दीजिए सकता सर। है ना, नहीं सर नहीं वही सर हो बोलते। सकता है, देखो देखो क्या है, हो सकता है कि सर ना वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट था कि 1 से 2 क्लास में पैसा दे देंगे बच्चों का। हो सकता है वो ऐसा नहीं करेंगे वो भी, क्योंकि उनको भी तो कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो ना थोड़ा डिले को डालने के लिए, क्योंकि बच्चों का फी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है डिले को डालने के लिए वो ऐसा कर रहे हो कि चलो, क्योंकि ऐसा करेंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम लोग ट्रिक को, जो यस भी सर। जो भी मेथड सर बताते हैं उसको तुम लोग सारे बच्चे आपस में कम्युनिकेट करो कि ये सारी प्रॉब्लम बना के आएंगे, और बना के आते के साथ मैच करो आंसर। तुम लोग बुक में भी आंसर है वो भी मैच करो, राइट है रॉन्ग है जो भी है आपस में मैच करो, मैचिंग हो जाए तो ओके हो गया। जो मैच नहीं हुआ वो बोलो सर से, सर को बना देने की ये बना दी, ये नहीं हो रहा है, नहीं समझे। तो अपना टाइम वहां पे जो 2 घंटा लगाओगे, 2 घंटा यस घर सर। पे लगाओ ना, 4 घंटा, 4 घंटा घर पे लगाओ। अपना क्लास के बाद टाइम लगाओ ना, क्लास के बाद टाइम लगाओ, फिर जो फाइनल जो नहीं हो रहा उससे उसके लिए बात करो। समझ आया ट्रिक भाई कैसे करना है?
ये सर थोड़ा बहुत सर बुक में भी मिसप्रिंट हो रखा है सर, थोड़ा सा आंसर जब अरे आंसर यार निकलता वो तो सर तो एकदम। यार इग्नू का बुक ही है, देखो ना अभी हम एल्गोरिथम लिखे, एल्गोरिथम बुक का एल्गोरिथम था, वो हम बुक वाली हाँ सर एल्गोरिथम डाल दिए और देखो उसमें जब उसको ड्राई रन किए तो इक्वल टू कर साइन दिया है। छूटा हुआ है, हाँ वो तो सर तुमको मिलेगा। वो तो तुम इग्नू के अंदर एक बार बनेगा, मॉडिफिकेशन नहीं होता। हो सकता है कि सर का ये व्यू रहा हो कि अभी बच्चे पता नहीं पैसा देंगे कि नहीं, पढ़ेंगे कि नहीं, तो चलो पहले अब इसमें ज्यादा इतना टॉपिक क्यों पढ़ा दें। हो सकता है ये भी हो, देखो अभी कल से पता चल जाएगा सारा। तो लेकिन तुम लोग अपना जिसका भी फी पेड नहीं है तो अपना अपना, क्योंकि सर तो पढ़ाते तो अच्छे हैं और वो डन भी कर देंगे सारा टॉपिक। यदि तुम लोग सपोर्ट करोगे तो, यदि सपोर्ट ही नहीं करोगे तब फिर वो टीचर क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा फिर। समझ आया? हाँ सर कर सर फीस डन कर देंगे सर, जितना डेट बोला उतने में। हाँ तो हाँ वही बोले कि फी के साथ साथ तुम लोग को वो पढ़ाई का जो ट्रिक बताया उसको फॉलो करेंगे तब बहुत अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। घर पे तुमको एसटी में 2-4 घंटे का टाइम डेली देना पड़ेगा, ठीक है सर। सर डेली। वैसे उसमें कैलकुलेटर सर एग्जाम में कौन सा अलाउड है सर, वैसे साइंटिफिक वाला ही क्या एसटी में? एक बार क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लो ना, उसमें लिखा रहता है कैलकुलेटर अलॉट तो है, उसके अंदर लिखा होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलॉट, देखो ना, चेक करो ना उसमें, अच्छा साइंटिफिक सर, ठीक है। देख लो ना उसमें यार, क्वेश्चन पेपर बोले देख लो। और वैसे सर हम लोग के पास वो जब सर एग्जाम हम कंडक्ट कराते थे तो मेरे पास बुक आता था, स्टैट की बुक आती थी, स्टेटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स के लिए फार्मूला का बुक्स आता था, वो हाँ फार्मूले सर। की पूरी बुक्स आती थी। सर ने बोला था अलाउड है, पर ये नहीं बोलते कौन सा अलाउड है, पर देख लेंगे सर, अलॉट हम तो है, वो चेक तो कर लेंगे। पता है हमें अलॉट है, वो क्वेश्चन हाँ सर पेपर चेक पे कर देख लिए। लो एक बार। कभी कभी क्या होता है कि यदि उसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन वाला इंसर्ट कर दिया तब तो साइंटिफिक है, वैसे साइंटिफिक ही होना चाहिए एसटी के अंदर, साइंटिफिक ही होनी चाहिए एसटी के अंदर। एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसमें भी लिखा रहता है। कैलकुलेशन ज्यादा है सर, पॉइंट में ही वैल्यू निकालनी पड़ती है, ऐसे एंटी में हाँ होती है। वो तो निकाल, अरे कैलकुलेशन तो बहुत है यार। और उसमें एसटी के अंदर यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो तुम पास भी नहीं कर पाओगे, ध्यान ये भी रखना। एनटी और एसटी दोनों के अंदर यदि कैलकुलेशन तुम्हारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारे तो 20 मिनट से ज्यादा लग रहा है का मतलब बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बहुत फास्ट यही सर प्रैक्टिस। कहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा एकदम प्री डिटरमिन्ड होनी चाहिए। उसमें एग्जाम में जाके तुम सर्च करने लगे और सोच विचार नहीं करना है, इतनी प्रैक्टिस हो जो कहाँ पे क्या लगाना, डन डायरेक्ट। और ये सारा आएगा कैसे, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है सर। एसटी हम पढ़ा चुके हैं ना, बहुत पहले पढ़ाते थे एसटी, फिर बीच में टीचर लोग मिल गया तो हम दे दिए, लो भाई पढ़ाओ, फिर पढ़ाओ, फिर सारा सब्जेक्ट जब प्रसाद बांट रहे थे, लो अब ये पढ़ाओ वो पढ़ा, जो जो मिलते रहा जिस जिस सब्जेक्ट के लिए उसको हम देते रहे कि चलो भाई। आज भी देखो इग्नू में पहले मेरे पास ओटीसी पीआईपी के लिए अभी दे दिया है तो चलो पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ा दो भाई, ठीक है। अच्छा ठीक और है एक सर। चीज ध्यान रखना, असाइनमेंट में जो भी हमारे आईडी पे सबमिट किए थे वो अपने अपने रिकॉर्ड बता देना, कौन कौन सबमिट किए थे, कौन कौन नहीं किए थे जनवरी सेशन में। सर मैंने वो अब किए थे सर, ये 4th सेमेस्टर में सर, जून जुलाई में। तो ठीक है, तो तुम हमको एक बार सर तुम मेरे फ्राइडे अपडेट नहीं को हुए याद marks। दिलाना, फ्राइडे को याद दिलाना, फ्राइडे को ओके। तुम्हारा लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे, तुम्हारा नाम जो हम भेजेंगे सैटरडे को तो हम चेक कर लेंगे तुम्हारा नाम है कि नहीं लिस्ट में। फ्राइडे सर को या आपने तुम एक सैटरडे बार को चेक हमसे किए थे बात। सर, सर तो मेरा भी आपने चेक नहीं आ करके रहा है बताए सर, थे कि वो कैसे नंबर आए हैं ये सब। सर फिफ्थ वही सेमेस्टर तो। के असाइनमेंट अभी भी अपडेट नहीं हुए सर, आप मैंने सर दोबारा भी मेरे भेजा था मेरे भी उन्हें। नहीं आए 4th के अपडेट। नहीं नहीं तुम्हारा एक मिनट पारस तुम भी भेजे थे ना टीएसएल वाले आईडी पे, हाँ हाँ सर, बस हो गया पहले तो भी तुम भेजे हमको थे। खाली तुम लोग